ये है इंडिया, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, जो कि कुछ ही महीनों में चाइना को बीट करके दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। कहा जा रहा है कि 21वीं सदी और इसके बाद आने वाली सदियों में भी इंडिया ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश रहेगा। पिछले कुछ अरसे में जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी पूरी दुनिया पे छाई है, उसने सबको हैरान करके रख दिया है। एनालिस्ट्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 तक इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक डेटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में इंडिया में करीबन 2 करोड़ लोग गुर्बत से निकल आए हैं। इकोनॉमिक पंडित्स इंडिया को द नेक्स्ट चाइना कह रहे हैं। आखिर पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ऐसा क्या किया कि आज वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज की लिस्ट में टॉप पे आ गया है? और क्या वाकई इंडिया अगला चाइना बनने जा रहा है, या फिर वो इकोनॉमिकली चाइना को भी बीट करने वाला है? क्या ये सब वाकई हकीकत है या फिर सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा? और इस सब में पाकिस्तान के लिए क्या सबक है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। हजारों साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज में से एक था। 16वीं सदी तक पूरी दुनिया की 25% ट्रेड इसी सब कॉन्टिनेंट के थ्रू होती थी। फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने 200 साल तक इंडिया पे राज करने के बाद उसे इस हाल में छोड़ा कि गोल्डन बर्ड कहलाने वाला देश 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और हर तरफ गरीबी और भूख के डेरे थे। हजारों साल से इकट्ठे रहने वाले एक दूसरे के गले काट रहे थे। खैर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए। 1.5 साल बाद ही बॉर्डर के उस पार चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों की शुरुआत लगभग एक जैसी ही थी। जहां ये तीनों देश रिसोर्सेज की कमी, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार थे, वहीं हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया मुसलसल तरक्की करके एशियन टाइगर्स बन रहे थे। चाइना उस वक्त सिंगापुर की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। चाइना के ऑफिशियल्स सिंगापुर जाते ताकि वहां पर सिंगापुरियन मॉडल को स्टडी कर सकें। अब ऑब्वियसली सिंगापुर और चाइना में बहुत बड़ा फर्क है। लाइक सिंगापुर की आबादी चाइना की आबादी का 0.5% भी नहीं। मगर एक चीज जो चाइना के लीडर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, वो ये थी कि किस तरह सिंगापुर ने एक अथॉरिटेरियन रिजीम में इतनी ज्यादा तरक्की की है। अब सिंगापुर की स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है। एक गरीब देश जिसकी आधी से ज्यादा आबादी नशे की आदी थी, चंद ही सालों में एशिया और फिर दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन गया। इस पे हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो जरूर देखें। चाइना ने बड़ा क्लोजली सिंगापुर को फॉलो करना शुरू कर दिया। 1978 में उस वक्त के चाइनीज लीडर डेंग जियाओपिंग ने चाइना में ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी। मतलब फॉरेन कंपनीज अब चाइना में बहुत ही आसानी से कंपनी सेटअप कर सकती थी। चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज था एक बहुत बड़ी और सस्ती लेबर फोर्स। ये था भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर और फैक्ट्रीज को लो स्किल्ड और सस्ते वर्कर्स ही चाहिए थे। इसीलिए 1980s और 90s में चाइना में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बूम आया। सारे लो एंड प्रोडक्ट्स जैसे कि खिलौने, प्लास्टिक और लिनन वगैरह की प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट हो गई। उस जमाने में चाइना की एनुअल ग्रोथ 10% तक जा पहुंची। यही वो टाइम था जब इंडिया ने भी अपने दरवाजे बाहर की दुनिया के लिए खोल दिए और 1991 से ऑनवर्ड्स इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे आ गया। दूसरी ही तरफ यही वो टाइम था जब पाकिस्तान मार्शल लॉ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के गहरे बादलों में घिर चुका था। कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा नहीं कर रही थी। हर 2 से 3 सालों बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। एक अजीब सी आंख मचोली चल रही थी। हर नई आने वाली गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिसकंटिन्यू कर देती थी। जब पॉलिटिकल सेटअप इतना वीक हो तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। यही वो एरिया है जहां इंडिया पाकिस्तान पे बाजी ले गया। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया पाकिस्तान के साथ ही आजाद हुआ और तकरीबन एक जैसे हालात में ही, मगर आज तक वहाँ पर कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा। कभी भी आर्मी ने इलेक्टेड हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा और इसीलिए वहाँ की पॉलिसीज में वक्त के साथ साथ कंटिन्यूटी आती रही। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो इंडिया को मिला वो ये था कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी जबान बोलने वाला देश है, जहाँ पर तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोग इंग्लिश न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि बोल भी सकते हैं। यही वजह थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एशिया में इंडिया एक बहुत ही डिजायरेबल कंट्री बन गया। इंडिया को जो दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज मिला वो है एक बहुत बड़ी आबादी, जिसमें ऑलमोस्ट 58% लोग 30 साल से कम उम्र हैं। 1950s में चाइना की आबादी ऑलमोस्ट 55 करोड़ थी और इंडिया की तकरीबन 35 करोड़, लेकिन पिछले 70 सालों में 390% बढ़ी है और अभी भी वो इस रेट पर बढ़ रही है जिस पे यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2050 तक इंडिया की आबादी में 20 करोड़ लोग और शामिल हो जाएंगे। इतनी बड़ी मैन पावर के साथ
इंडिया चाइना को सस्ती लेबर में कंपटीशन दे रहा होगा, बल्कि इसकी शुरुआत तो काफी हद तक हो भी चुकी है। इंडियन स्टेट तमिलनाडु में इंडियन कंपनी टाटा एप्पल के लेटेस्ट आईफोन्स के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अगले कुछ बरसों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन बनाने वाला कंट्री बन जाएगा और कुछ ही बरस पीछे चले जाएं तो आईफोन की प्रोडक्शन को चाइना कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा था। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 20 से 30 सालों में इंडिया में ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोग मिडिल इनकम क्लास में शामिल हो जाएंगे। इतनी बड़ी मिडिल क्लास पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जब ये लोग पैसा खर्चेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, कैश फ्लो साइकिल एक्सपेंड होगा और इकोनॉमी मजीद ग्रो करेगी। और इसीलिए कई इकोनॉमिक पंडित्स ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2027 से 2030 के दरमियान इंडिया जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन सकती है। पिछले 5 सालों में इंडिया को ऐसी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स मिली हैं जो पहले चाइना को मिली थी और ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल वर्कशॉप बनने जा रहा है। बड़ी पॉपुलेशन के बाद जिन चीजों ने इंडिया को ग्रो करने में हेल्प किया है उसमें शामिल है एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटाइजेशन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रोसेसेस बहुत स्पीड से होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट अब डिजिटल सिस्टम के जरिए पब्लिक एड देती है और इसका सबसे बड़ा फायदा आवाम को ऐसे मिला है कि अब एड का पैसा डायरेक्ट लोगों तक पहुंचता है और वो जो बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ते थे और ब्यूरोक्रेसी को खुश करना पड़ता था, वो सीन अब काफी कम हो गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जैसे कि नेशनल रोड नेटवर्क जो कि 2014 के बाद से 50% इंक्रीज हुआ है। इसी तरह एयर फैसिलिटीज 50% इंक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से फ्रेट ट्रांसपोर्ट लगातार बढ़ रही है। सस्ती इंटरनेट फैसिलिटी, स्मार्टफोन्स और डेटा तक इजी एक्सेस, सिंगल टैक्स रेगुलेशन और सस्ती टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये हैं वो फैक्टर्स जिसकी वजह से पिछले कुछ बरसों में इंडियन इकोनॉमी लिटरली एक्सप्लोड हुई है। इन्हीं सब फैसिलिटीज की वजह से इंडिया में एक जबरदस्त स्टार्टअप कल्चर आया है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 2022 के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 107 यूनिकॉर्न्स हैं, जबकि पाकिस्तान में रिपोर्टेडली सिर्फ एक लोकल यूनिकॉर्न है। फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $26 बिलियन का प्लान लॉन्च किया है, जिसमें मल्टीनेशनल्स कम सैलरीज पर लोकल टैलेंट को हायर कर सकेंगे और इसी की वजह से सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज अपने ऑपरेशंस इंडिया में बढ़ा रही हैं। और आखिर में वो 3 करोड़ इंडियंस हैं जो दूसरे कंट्रीज में काम करते हैं और वापस इंडिया में अपनी फैमिलीज को पैसा भेजते हैं। 2021 में इंडिया को $90 बिलियन की रेमिटेंसेज मिली जो इन्हें एक्सपर्ट्स ने भेजी थी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में सब अच्छा ही है। अभी भी बहुत से एरियाज हैं जहां पे इंडिया पाकिस्तान की तरह बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसे काफी काम करना है। 2014 में चेन्नई में नोकिया का सबसे बड़ा प्लांट बंद हो गया, जिसकी वजह से करीबन 8000 वर्कर्स जॉबलेस हो गए। इस प्लांट के बंद होने की वजह थी टैक्स डिस्प्यूट, कॉम्प्लेक्स टैक्स रेगुलेशंस और इंपोर्ट टैरिफ्स की वजह से काफी फॉरेन कंपनीज अब इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराती हैं। 2018 के बाद से मोदी सरकार ने इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाए, जिसकी वजह से कई फॉरेन कंपनीज दोबारा चीप लेबर के लिए चाइना की तरफ देख रही हैं। इसी तरह गो के पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में गरीबी कम हुई है, मगर अभी भी पॉवर्टी गैप बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। 2020 में पब्लिश होने वाले नेशनल हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक सिर्फ 9% आबादी के पास कंप्यूटर हैं, जबकि 18% लोगों के पास वॉशिंग मशीन है और सिर्फ 8% के पास अपनी गाड़ी है। नेशनल कॉन्सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक अब भी तकरीबन 27 करोड़ इंडियंस शदीद गुर्बत का शिकार हैं। ये वो एरियाज हैं जहां इन दोनों देशों को बहुत सख्त काम करने की जरूरत है। अभी तक इंडिया की ज्यादातर प्रोग्रेस पेपर से ग्राउंड तक ट्रांसलेट नहीं हो पाई। इसी तरह 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25% इंडियन बच्चे जिनकी उम्र 14 से 18 साल के दरमियान है, अपनी जुबान में कुछ भी पढ़ या लिख नहीं सकते। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी इंडिया का बहुत बड़ा मसला है। बढ़ती आबादी के साथ साथ बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है और यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। अभी रिसेंटली कैपिटल स्टार्टअप नामी एक मैगजीन में ये स्टैट्स पब्लिश हुए कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4000 PhD होल्डर्स बेरोजगार हैं और यही बेरोजगारी बढ़ते क्राइम रेट की सबसे बड़ी वजह है। इंडिया में चूंकि आबादी बहुत बड़ी है, इसीलिए बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और कोरोना वायरस के बाद से तो ये बेरोजगारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। एक स्टडी के मुताबिक 2021 में अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स की तादाद थी 19.3%, जबकि ये रेशो 2020 में 15.1% और 2019 में 14.9% थी। मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद नौजवानों के लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह करप्शन में इंडिया और पाकिस्तान बुरी तरह पिटे हुए हैं। इंडिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दुनिया का 85th लीस्ट करप्ट कंट्री है, जबकि पाकिस्तान 140th नंबर पे आता है।